प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को न्यू मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और यह सेट 1 है। आप लोग समझ लीजिए, यह सेट 1 है और न्यू मॉडल पेपर है। अभी अभी जारी हुआ है आप लोगों का नया मॉडल पेपर। काफ़ी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों का मॉडल पेपर कब जारी होगा। तो आज मैं सेट 1 लेकर के आया हूँ सब्जेक्ट साइंस का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों का जितने सारे जो मॉडल पेपर जारी होने वाले हैं, एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अभी मैं ले करके आया हूं। कम से कम इस बार आप लोगों को अगर कहा जाए तो कम से कम 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट में जारी होने वाला है। ठीक है, 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट में जारी होगा। तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट का आंसर कहाँ से खोजिएगा, तो बस आप लोग मेरे साथ में बने रहें। हर एक सेट का जो आंसर की है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, और देने वाला हूँ जितने सारे सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, अभी हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर जारी हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को विज्ञान यानी कि साइंस का सेट 1 का आंसर बता रहा हूँ, और यह बिल्कुल नया मॉडल पेपर है जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल था कि हम लोगों का मॉडल पेपर कब जारी होगा। तो मॉडल पेपर तो बिल्कुल भी जारी हो चुका है। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद करना है, पढ़ना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग समझ लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, दूसरा में अनंत दिया हुआ है, तीसरा में जो है ना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो -25 डिग्री जो है ना सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को आंसर देखना है कि कौन वाला आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पर समझ लीजिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0। जो यहाँ पर 0 दिया हुआ है ना ए ऑप्शन में, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, यह जो मॉडल पेपर है ना, बिल्कुल 2024-2023 वाला जो मॉडल पेपर है, बिल्कुल उसके अनुसार ही इसमें प्रश्न दिया हुआ है। 24-23 का, यानी कि 2023 और 2024 का जो मॉडल पेपर था उसके अनुसार ही इसमें प्रश्न है। हम हर एक प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वस्तु की स्थिति इसमें क्या होगा, एफ पर होगा, यहाँ पर देखिए अनंत पर होगा, फिर यहाँ पर सी पर होगा, या फिर यहाँ पर देख लीजिए सी के आगे होगा। ये दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर बनेगा, तो सी बिंदु पर बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़े होंगे, तो बिल्कुल भी आप लोगों को आसान ही लगेगा। ठीक है, और जो नहीं पढ़े होंगे उसके लिए तो बिल्कुल पहाड़ जैसा लगेगा। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। ठीक है, तेल पर, पानी पर, वायु पर और कागज पर, किसमें चलता होगा, तो आप लोग समझ लीजिए वायु पर। ठीक है, वायु पर जो है ना प्रकाश सबसे तेज गति में दौड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायु होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं जो चौथा नंबर का प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता -4 है, तो उसकी फोकस दूरी आखिर क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो याद रखना है आप लोगों को, यहाँ -0.25 मीटर तक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, जो 5 नंबर का, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है, इसमें जो परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है, तो उसका कारण होगा कि सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, इसका कारण क्या होगा, सिलियरी मांसपेशियां। इसका जो सी ऑप्शन है इसका
राइट आंसर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, मतलब दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो देखिए डायरेक्ट मैं आंसर आप लोगों को बताते चल रहा हूँ ताकि जो समय है समय आप लोगों को कम लगे, ठीक है। तो देखिए दूरदृष्टि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन हाइपर, जो इसमें दिया हुआ है हाइपर मेट्रोपिया, इसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दूरदृष्टि जो होता है, दूरदृष्टि दोष जो होता है, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग समझ लीजिए ओम, ओम होता है, ओम मीटर इसे कहा जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अगला दिया हुआ है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ पर होता है, तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा बिजली का जो बल्ब होता है ना, ठीक है, बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर में जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को टंगस्टन कहा जाता है। आगे देख लीजिए 9 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है कहाँ पर, कहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, परम स्रोत है, हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट स्रोत है, तो कौन वाला होगा। तो आप लोग याद रखिएगा सौर ऊर्जा होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, हमें आंसर बताइएगा। देखिए सौर ऊर्जा जो होता है मतलब प्रकाश यानी कि सूरज की रोशनी में जो कौन सा विटामिन मिलता है, अगर हम लोग सूरज का रोशनी धूप लेते हैं तो हम लोगों को कौन सा विटामिन मिलता है, ये कमेंट करिएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं रासायनिक समीकरणों हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। जो रासायनिक समीकरण होता है तो किस नियम के अनुसार उसे हम संतुलित करते हैं, उसे संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, यानी कि जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आगे यहाँ पर देख लीजिए एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, एक समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका जो है ना किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो समीकरण को आप लोग देख लीजिए, समीकरण इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि समीकरण क्या दिया हुआ है, Fe प्लस CuSO4, उसके बाद में अभिकारक का जो चिन्ह है Cu प्लस FeSO4। तो आखिर यह जो दिया हुआ है किस प्रकार का अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर समझ लीजिए विस्थापन होगा, क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्लस, यहाँ पर देख लीजिए H आयन, ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। 4 ऑप्शन है इसमें। तो याद रखना है जो जठर रस होता है ना उसमें H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए 14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि पदार्थ A, B और C और D दिया हुआ है इसमें, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, तो A फिर B फिर C और फिर D दिया हुआ है। दोनों का pH मान, यहाँ पर चारों का जो pH मान है अलग अलग है, मतलब A का pH मान 5 दिया हुआ है, B का pH मान 8 दिया हुआ है, C का pH मान 10 दिया हुआ है और D का pH मान 13 दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन पदार्थ जो है वो अम्ल है, कौन सा पदार्थ जो है वो एसिड है, मतलब अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि एक अम्ल होता है, एक क्षारक होता है, ठीक है। और दोनों को मापने वाला जो स्केल होता है उसमें 14 पॉइंट तक लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर अम्ल के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, अम्ल के बारे में पूछ रहा है। तो कौन वाला होगा, जिसका 7 से कम होता है। तो 7 से कौन वाला कम है, यहाँ पर A जो है वो 7 से कम है, इसीलिए यहाँ पर ये अम्ल होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, तो A जो दिया हुआ है वो अम्ल होगा। अब ऑप्शन में इसको टिक लगाना है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण का उपयोग सोडा अम्ल
अग्निनाशक में किया जाता है। किसका उपयोग जो है वो अग्निनाशक में किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ जो बी ऑप्शन दिया हुआ है NaHCO3, इसका उपयोग किसके लिए होता है, तो अग्निशामक में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन वाला होता है, तो आप लोग याद रखिएगा Al2 और O3 जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा 2 और 8 जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 2 और 8 जो इसमें दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बिल्कुल इसको उत्कृष्ट करता है, संतुष्ट करता है। आगे यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। 18 नंबर का जो आंसर है वो सी होगा, मतलब C2 और H2 ये जो है बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है, आप लोग याद रखिएगा। 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है, कौन वाला जो है प्रकार्यात्मक समूह के अंतर्गत में आता है, तो याद रखना है एल्डिहाइड जो है वो प्रकार्यात्मक समूह के अंतर्गत में आता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगा। लिथियम के बराबर होगा, तो लिथियम के बराबर कौन वाला होगा, पोटेशियम होगा, जो लिथियम के बराबर में होगा यहाँ पर। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो याद रखना है आप लोगों को अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी समभोजी पोषण होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो को देखते हैं, देख करके और चले जाते हैं। कम से कम एक लाइक तो आप लोग करिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को हर एक मॉडल पेपर का आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। कम से कम एक लाइक तो आप लोग ज़रूर करिए, और अगर लाइक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कमेंट करके ये चीज़ हमें बताएं कि हाँ सर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा या फिर ख़राब लगा, तो कुछ भी तो कमेंट करिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, अगर आप लोग पढ़े होंगे, अगर अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे तो उसका जवाब आप लोग ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए इनसे पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, मेरे चैनल के आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा वीडियो पहले से ही अपलोड है। काफ़ी सारा, साइंस का ले लीजिए, मैथ का ले लीजिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का लीजिए, वहाँ पर हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। जा करके आप लोग देखिए और एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में यहाँ जो दिया हुआ है ना पायरुवेट, यहाँ पर पायरुवेट होगा। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से जो पायरुवेट है उसका विखंडन कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ से और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला जो इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। उपापचय का नियमन करता है, कौन वाला होगा, तो आप लोग याद रखिएगा जो यहाँ पर थायरोक्सिन दिया हुआ है ये उपापचय का नियमन करता है और शरीर की वृद्धि के लिए जो है ना ये काम भी करता है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। 24 नंबर का प्रश्न है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मेडुला में होता है। कहाँ पर, मेडुला में होता है। ठीक है, 25 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग चित्र देखिए, पहले एक था फिर दो हुआ, माने एक था फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद उसका टुकड़ा 3 टुकड़ा में हो गया, फिर यहाँ पर धीरे धीरे देखिए बड़ा होते गया। ठीक है, तो आखिर यह जो चित्र है किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है, विखंडन को,
खंडन को या पुनरुद्भवन को या मुकुलन को। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, यहाँ जो चित्र दिया हुआ है, जो 25 नंबर का जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो कौन चीज को यह दर्शाता है? तो याद रखना है आप लोगों को पुनरुद्भवन को, मतलब एक से फिर 2 3 इस तरह से बार बार जन्म होते गया। ठीक है, तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा अंडवाहिका में। ठीक है, अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि किसी जीव में कोई गुण प्रवाहित होता है, तो किसके लिए, किसके लिए और कहाँ से? तो आप लोगों को याद रखना है कि माता पिता दोनों से, दोनों के डीएनए से होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? कहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप लोग याद रखना है नाभिकीय विखंडन से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है 29 नंबर का कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च कर देती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 1% होगा। कितना होगा? 1% होगा। और यह देखिए वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, 30 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है या सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कागज के डिस्पोजल कप का उपयोग अगर हम लोग करेंगे तो इससे पर्यावरण बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसके बाद में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप लोग प्रश्न देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रश्न में आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ 31 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ से आप लोगों का प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव वाला दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 8 जो प्रश्न है वो सब्जेक्टिव है, मतलब आप लोगों को लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हल्का हल्का प्रश्न, अगर चाहते हैं तो आप लोग लिख करके भी रख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जब आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि सर हम लोगों को सब्जेक्टिव बता दीजिए, तो मैं सब्जेक्टिव वाला वीडियो लाऊंगा। अगर कमेंट करिएगा कि ऑब्जेक्टिव लाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट का सेट 1 का, तो मैं उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। लेकिन आप लोग समझ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब यहाँ से बिल्कुल रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। आज जैसे कि साइंस का हुआ, फिर कल आप लोगों को मैथ का वीडियो प्रोवाइड होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।